हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसेस स्टेट की 11th वाला टॉपिक। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में देखते हैं। ऑर्गेनिक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली है, तो अब बचा नंबर फिजिकल का। तो फिजिकल भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात पे। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है भाई, है ना, बहुत सिंपल है। आराम से पढ़ेंगे तब भी ये 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल चैप्टर, सबको आता है। रियल गैस के बारे में ही मेन डिस्कशन होगा, बाकी आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको आती ही है, इतना तो मैं जानता ही हूँ, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं किसी को भी। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग और देखते हैं कि कैसे डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। स्टेट्स तीन होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। प्लाज्मा वाज्मा के बारे में बात नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जेई के बारे में बात हो रही है, खासकर एडवांस के बारे में, तो वेग बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। गैसेस क्या है? गैसेस जिनका वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उन्हें हम गैसेस कहते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है गैसेस की? मास ऑफ द गैस इज जनरली यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन तरीके होते हैं। बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ गिवन वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जो एसटीपी कंडीशन है, ये कौन सी एसटीपी कंडीशन है? ये ओल्ड एसटीपी कंडीशन है। कैसी हैं? ये ओल्ड एसटीपी कंडीशन थी, ओल्ड एसटीपी कंडीशंस। और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये हम जानते हैं सब लोग, है ना। ये ओल्ड एसटीपी कंडीशंस में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4, प्रेशर होता है 1 atm और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। अगर हम न्यू एसटीपी कंडीशंस की बात करें, न्यू एसटीपी कंडीशंस की बात करें तो उसमें वॉल्यूम हो जाता है 22.7 लीटर्स, प्रेशर हो जाता है 1 बार और टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि न्यू कंडीशन नहीं है या ओल्ड कंडीशन नहीं है या प्रेशर में किसी यूनिट में नहीं है। सिंपल पीवी क्वेश्चन ला के इन्हें निकाला जा सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये तो हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। सिंपल बात है कि वो जिसमें प्रेजेंट है उसी का वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ द गैस कहते हैं। तो 1 मीटर क्यूब इज 10 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻6 ml, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 cc इसी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 cc। जैसे बाइक की सीसी होती है ना, सीसी कितने सीसी की बाइक है, तो वो बेसिकली इंजन की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय टेम्परेचर। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन 273.15 लिखना चाहिए प्रिसाइजली, लेकिन हम इन जनरल क्या करते हैं 273 से भी काम चला लेते हैं। और 9c/5 = F-32, ये भी हमें पता है, फ़ारेनहाइट में रिलेशन है टेम्परेचर का और डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक, प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। द प्रेशर इज जनरली एज्यूम टू बी आइसोट्रोपिक, मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में प्रेशर कैसा ले रहे हैं हम? सेम ले रहे हैं। प्रेशर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब जिधर भी, क्योंकि गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग है, तो हम मान लें किसी भी मोमेंट पे हर तरफ सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। ये बात तो सिंपल है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसी 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर को ही हम 1 पास्कल कहते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी और 760 टॉर। मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने क्या लिया, जो कॉलमाइड वाला काम किया वो मरकरी के साथ किया, वाटर के साथ नहीं किया, है ना। तो 760 टॉर कह सकते हैं, या 1.01325 बार, या फिर इंटू 10⁻5 पास्कल्स कह सकते हैं। अब सिंपली गैस लॉस पे आ जाते हैं। गैस लॉस क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ये बात ध्यान रखनी है कि ये तभी ट्रू है जब फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस आ जाए। अगर मास वेरी करेगा तो बॉयल्स लॉ काम
नहीं करेगा तो फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स अगर हम ले लें तो P इक्वल्स टू के भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, के भी। तो अगर वन प्रेशर इज P1 तो वॉल्यूम इज V1, वन प्रेशर इज P2 देन वॉल्यूम इज V2, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ले सकते हैं। अगर PV का ग्राफ बनाए तो P कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनेगा, तो ये मैंने हाइपरबोला बना रखा है। अगर PV वर्सेस P का ग्राफ बनाए, PV वर्सेस P का ग्राफ कैसा बनेगा, PV क्या है, कांस्टेंट है। PV क्या है, PV हमेशा कांस्टेंट है, देख लो भाई PV क्या है, PV कांस्टेंट है। PV कांस्टेंट है तो P के साथ ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी ना भाई, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई सीधे। लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ बनाना तो PV इक्वल्स टू K था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल्स टू लॉग K हो गया। लोगों को सबको पता ही है, तुम लोग तो एडवांस देने जा रहे हो कि लॉग AB इज इक्वल्स टू लॉग A प्लस लॉग B है, सिंपल बात है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल्स टू लॉग K हो जाएगा, और लॉग P की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ लॉग V प्लस लॉग K, तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बन गया, तो नेगेटिव स्लोप आ गया। और P वर्सेस 1/v का ग्राफ अगर बनाएंगे तो tan थीटा K के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम बहुत सारे कर्व बना लें P वर्सेस V के, हम कई सारे प्लॉट्स बना लें, ठीक, तो प्रेशर P1 पे V1 वॉल्यूम V2 वॉल्यूम, इस तरह से हमने कर्व बना लिए। हमसे पूछा गया कि ये टेम्परेचर है, तो ये जो कर्व हैं इन टेम्परेचर्स को कहते हैं, ये कर्व्स को कहते हैं आइसोथर्म्स। क्या कहते हैं ना, आइसोथर्म्स। अब हमसे पूछा जाता है कि T1 T2 T3 में रिलेशन क्या होता है, तो T1 T2 T3 में रिलेशन कैसे निकालेंगे कि T1 ऊपर है तो किसी भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेक कर रहे हैं, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3 आ जाएगा। हम ये कहेंगे कि जो हायर आइसोथर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है लोअर आइसोथर्म से, तो लिख देते हैं higher the isotherm greater will be the temperature। greater will be the temperature, ठीक। अब अदर फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स में अगर हम PV इक्वल्स टू K लिख रहे हैं तो D अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखो ये वाले सवाल ऐसे आएंगे, बॉयल्स लॉ से वैसे ही सवाल आएंगे कि अगर हम दोनों तरफ D ले लें तो DPV इक्वल्स टू DK हो जाएगा, DK 0 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0, तो PdV माइनस VdP के बराबर आ जाएगा, और dV बाई DP एट कॉन्स्टेंट T V बाई K आ जाएगा, माइनस K बाई P स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि V K बाई P के बराबर है। तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। ये होमवर्क है, इसे कमेंट बॉक्स में टिक करके बताना कि ABCD में कौन से सही है, मतलब ये चारों सही हैं या 1 2 3 सही हैं, ठीक है, ये बताना पड़ेगा तुम्हें। इतनी बात क्लियर हो गई, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ कह रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू VT, V एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू V0 प्लस V0 T बाय 273.15। तो इसका हमने जब कर्व बनाया तो y इक्वल टू mx प्लस c जैसी लाइन बनी, और इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा तो x की वैल्यू 0 जाने पे ये, इसीलिए इसे प्रूव करते हैं कि ये टेम्परेचर -273 तक जा सकता है, लेकिन अगर हम केल्विन में बनाएंगे तो ये इंटरसेप्ट नीचे जाने लगेगा और ये कभी भी क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर नहीं आएगा, यानी 0 केल्विन हम नहीं ले सकते। तो इसे अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो कह सकते हैं, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के हो गया, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो गया V2 अपॉन T2। ग्राफ कैसे बना लेंगे VT का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लॉग V वर्सेस लॉग T का ग्राफ, V इज इक्वल टू KT था तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग T आ जाएगा, तो इसका भी ग्राफ बन जाएगा। और ये अब हमने 3 ग्राफ V वर्सेस T के बनाए, तो ये क्या बन गया, ये तीनों ग्राफ क्या है, इन तीनों ग्राफ को कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं,
आइसोबार्स, और इसमें हमसे पूछा जाएगा कि प्रेशर किसका ज़्यादा है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देख लें, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा। सिंपल बात है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा खींच के लेते जा रहे हैं ना, टाइम तो कम ही है, रिवाइज ही करना हमें टॉपिक को, और तुम अपने आप रिवाइज करो और मेरे साथ रिवाइज करो, तो तुम्हें मेरे साथ कम टाइम लगना चाहिए रिवाइज करने में। ये मेरा मेन मोटिव है। जब 11th वालों को पढ़ाऊंगा तो इतना ही पढ़ाने में लगभग मैं 1 घंटा लूँगा, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा लूँगा, आराम से पढ़ाऊँगा बहुत। जब 11th वालों को पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं समझ में पूरी बात आ जाए, तुम पहले से जानते हो सब कुछ, तो तुम्हें रिवाइज करके फटाफट सवालों पे पहुँचना होगा, है ना। यही बात है ना, इतनी सी बात है। तो V अपॉन टी कॉन्स्टेंट था, डी ले लिया। तो डिफरेंशिएशन सबको आता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टी वी इक्वल टू क्या आ गया, टी डी वी इज इक्वल टू आ गया वी डी टी। तो डी वी बाई डी टी किसके बराबर आ गया, V अपॉन टी के बराबर आ गया। उसके बाद गैलूस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है, क्या था, इट स्टेट्स दैट द कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, तो V और N क्या है, कांस्टेंट है इस टाइम पे, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो गया P2 अपॉन T2। ये तो मतलब बहुत ही सरल बात है, इसे कि डिस्कस करना, मतलब मैंने सोचा कि यहीं से शुरू करते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकता था इस चैप्टर में, मतलब लॉस को तो छोड़ ही सकता था। तो ग्राफ क्या बन गया, P वर्सेस T का ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, और ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोकोर्स। ये क्या बन गया, आइसोकोर्स है, ठीक, आइसोकोरिक, आइसोकोर्स बन गया, ठीक। अब इनमें बताना V1 V2 V3 आता है, तो क्या है, अगर हम किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख लें, तो जिसका एक किसी कांस्टेंट प्रेशर पे देख लें, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे P/T बनाया था वैसे ही V/T बनाया था, वैसे ही P वर्सेस T भी बना लेंगे। तो P/T किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर। सेम तरीके से किया तो इससे dP/dt की वैल्यू आ गई एट कांस्टेंट भी P/T। एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कि सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं अगर वो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम कर दें, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक। तो गैलूस लॉ क्या कह रहा था, गैलूस लॉ कह रहा था कि P प्रोपोर्शनल T है, ठीक, और ये कह रहा V प्रोपोर्शनल है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सारे गैसेस लॉ को कंबाइन हमने कर लिया, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन किया, तो V प्रोपोर्शनल आ गया NT बाय P के, तो PV प्रोपोर्शनल आ गया NT के, तो PV इक्वल टू आ गया NRT के। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी यूनिट्स 8.314 जूल पर मोल केल्विन आएगी इन केस ऑफ जूल, ठीक। 0.0821 आएगी ATM लीटर, और 2 आएगी कैलोरीज पर मोल, ठीक। डेंसिटी कैसे निकालेंगे गैस की, डेंसिटी निकालने के लिए क्या होता है, PV क्वेश्चन RT है। अब मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, मोल्स को हम लिख सकते हैं W अपॉन M, मोल्स को हम लिख सकते हैं W अपॉन M इंटू RT। M को किनारे रख लिया, इधर इधर खींच लेते इसे, ये यहाँ आ गया, तो अब V को नीचे लिख दिया, तो W अपॉन V क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई D इज इक्वल टू आ गया PM बाई RT, कभी कभी इसे रो भी लिखते हैं, इसमें PM ऊपर और RT नीचे, तो D इक्वल टू PM बाई RT आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब रिलेटिव डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबकी वैल्यू उठा के रख दो, M मास निकल आएगा, तो हाइड्रोजन का मास 2 हो, तो बाकी सब तो कट ही आना है, तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू मोलर मास बाई 2 आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी आ गई मोलर मास, ठीक। ये तो सिंपल है, बिल्कुल आराम से हो जा रहा है। डॉल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। डॉल्टन्स ऑफ क्या कहता है कि अगर गैसेस सैंपल में n नंबर ऑफ गैसेस हैं जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, तो जो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के बराबर होगा, तो यानी कि PT इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn तक, ठीक। P क्या है, पार्शियल प्रेशर, और P टोटल है, PT है टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन होता है अपना मोल अपॉन सबका मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अपना मोल अपॉन सबका मोल, ठीक। तो P1 हो गया N1 अपॉन NT इंटू PT,
खत्म कहानी। अब ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, दो शब्द हैं, एक डिफ्यूजन है और एक क्या है, इफ्यूजन है। ठीक, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो फ्रेग्रेंस होती है, जो हम लोग धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, वो क्या करती हैं, वो डिफ्यूज करती हैं, धीरे धीरे वेपर निकलना, कोई प्रेशर जो नहीं है। लेकिन इफ्यूजन में क्या करते हैं, वो गैसेस को लीक कराना होता है, तो स्मॉल ओरिफाइस से लीक करती हैं। तो स्मॉल होल से जब गैस लीक करती है अंडर प्रेशर कंडीशंस, तो उसे हम इफ्यूजन कहते हैं। कितने लोगों को डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्लियर कट अंतर पता था? कमेंट करके बताएंगे मेरे को, है ना। ठीक, अब ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा है? ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और अंडर रूट m क्या हो रहा होगा, तो R1/R2 हो गया अंडर रूट ऑफ M2/M1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम दो डिफरेंट आइडियल गैसेस ले लें जिनका प्रेशर P1 और P2 अभी तक अगर प्रेशर सेम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे मास पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर प्रेशर आएगा तो जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा वो ज़्यादा धक्का देगी, तो वो ज़्यादा डिफ्यूज करने की भी कोशिश करेगा। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? रेट प्रोपोर्शनल आ जाएगा पार्शियल प्रेशर के, तो R प्रोपोर्शनल हो गया P/√m के, तो R1/R2 आ गया P1/P2 टाइम्स M2/M1 के। ठीक, अब अगर रेट को हम मोल्स पर यूनिट टाइम लिखना चाहें तो हम रेट पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, N1/T1/N2/T2 भी लिख सकते हैं, और इसे डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास जो था, मोलर मास जो था, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो M2/M1 को D1/D2 भी लिखा जा सकता है। ठीक, फिर बात आती है, और इसमें एक सवाल आता है, वो एक बच्चे रोने वाला कि 100-200 बच्चे बैठे थे, इधर से लाफिंग गैस भी गई, इधर से टीयर गैस आई, और कितने बच्चे रोए, वो तुम जानते हो, उसे सवाल आने की जरूरत नहीं है। इनके सवाल तो हम लोग सीधे PYQ और शीट ही लगा लेंगे, वही ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या हैं? काइनेटिक थ्योरी के यहाँ से अब तुम्हारी फिजिक्स वाला भी काम यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल आराम से, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर रही है द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। यानी कि गैस का अपना वॉल्यूम इतना छोटा है कि उसे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारा वॉल्यूम फुटबॉल ग्राउंड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल वॉल्यूम ही है। ठीक, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन, तो तुम फुटबॉल ग्राउंड में क्या खड़े होगे भागोगे, इधर उधर दौड़ते फिरोगे, इधर से उधर, उधर से इधर। द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि अगर भीड़ नहीं है तो इलास्टिक कोलिजन ही होंगे, क्योंकि लड़ाई होने कोई मतलब नहीं है कि टकरा भी गए तो सॉरी बोल के निकल जाएंगे और अपनी अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। इलास्टिसिटी का मतलब तो यही होता। द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। द काइनेटिक एनर्जी may be transferred from one molecule to another but cannot be converted into any other form of energy such as heat. हीट को छोड़ के सब वो किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स के। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, कोई भी उनमें अट्रैक्शन या रिपल्जन काम नहीं कर रहा। साधु मॉलिक्यूल्स हैं, किसी में कोई मतलब दिक्कत नहीं, सब मॉलिक्यूल कैसे साधु महात्मा टाइप हैं, कोई किसी से प्यार नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। ठीक, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब गैस पार्टिकल जब प्रेशर कहाँ लगाएंगे, जाकर दीवार से टकराएंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे, और उस प्रेशर को ही हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब दो कोलिजन्स के बीच का जो दो पॉइंट्स के बीच की वैसे भी डिस्टेंस हमेशा जो मेन होती है डिस्प्लेसमेंट वो कैसा होता है, वो हमेशा लीनियर ही होता है। तो ये काइनेटिक इक्वेशन है PV = 1/3 mv RMS स्क्वायर। ठीक, तो इसका अब हम लोग डेरिवेशन भी देख लेते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। और अभी तक की बात सरल थी, अब थोड़ी सी बात टिपिकल होना शुरू होगी, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे। ठीक है, चलो भाई डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन हमने मान लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक, एक हमारे पास बॉक्स है, इसमें गैस पार्टिकल्स है, इसका स्मॉल m क्या है, एक पार्टिकल का मास है, और Vx Vy Vz डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी है। L लेंथ है क्यूब की जिसमें वो रखा हुआ है पार्टिकल, M टोटल मास है, P एक्साइटेड प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M एटम का मास है, एटम्स मास लिखा है, एटम्स मास मतलब एक एटम का मास है, और Na एटम्स है, तो वो जो मोलर मास आएगा वो M × Na करके कैपिटल M आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, उसकी Vx है, इधर साइड Vx है, तो मोमेंटम कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, mvx होगा। तो चेंज इन मोमेंटम
कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, एम वी एक्स से जा रहा था और माइनस एम वी एक्स से वापस आएगा भाई, इधर से गया और इधर से वापस आया, ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ठीक। तो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 mvx हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया, तो 2 mvx अपॉन डेल्टा टी लिख दिया। तो अब लेंथ इसकी क्या है l और vx क्या है वेलोसिटी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो हमने टाइम की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली l अपॉन vx, तो ये 2 mvx स्क्वायर अपॉन l हो गया। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो डेरिवेशन कर रहे हैं तो कुछ कुछ बातें तो हमेशा मान के चलनी पड़ेंगी। प्रेशर हमें निकालना तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना आ गया 2 mvx स्क्वायर अपॉन l और एरिया हो गया l स्क्वायर। ये एक सरफेस पे लग रहा है, अगर हम सारे सरफेस पे देखें 6 फेसेस हैं क्यूब में, तो कितना हो जाएगा 6 l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6 l क्यूब हो गया। 2 से 2 कट गया तो 1/3 वी एम वी हमने जो लिया यहाँ पे वी एक्स की जगह, क्योंकि सारे सरफेस पे ले लिया तो वी रिजल्टेंट स्क्वायर ले लिया अपॉन एल क्यूब को लिख दिया वॉल्यूम हमने। थ्योरेटिकली क्या हुआ, जो वी रिजल्टेंट था वो हमारे वी आर एम एस के बराबर नहीं आ रहा था, तो हमने किसे क्या किया, पी टी को हमने लिख दिया वी आर एम एस। तो ये हो गया पी टी इज इक्वल टू 1/3 एम अपॉन वी इंटू वी। ये वी क्या है, ये वी वॉल्यूम है भाई, ये वी वॉल्यूम और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक। तो पी टी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस हो गया, तो कैपिटल एम रख दिया। अगर हमें एम की जगह एन ए पार्टिकल लेने हो तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर आ गया, यानी पी वी को अगर हम लिखें तो 2/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर इंटू 1/2 लिख दें, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2/3 हो गया और हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पी वी इक्वल टू 2/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 आर टी for 1 mole of an ideal gas. Kinetic energy is a function of temperature only for a given mass of a gas at constant is constant. From here we can say that the velocity is also a function of temperature. जो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। अब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, वो देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। चलो मैक्सवेल पे बात करते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की बात करते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ने मैक्सवेल ने क्या किया, एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया जिसमें प्रोबेबल वेलोसिटी की बात की, क्योंकि अब हम लोग एनसेम्बल की बात करें जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बता पाएंगे क्या कि पार्टिकल्स कौन किधर जा रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी की बात जब करेंगे तो एक बड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास लिखा है कि पी वी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी डिफरेंशियल वेलोसिटी डिफरेंशियल वॉल्यूम में अगर हम ले रहे हैं किसी पार्टिकल की, तो दैट विल बी 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिसे हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मैं कह रहा हूँ याद नहीं रखना है, डू नॉट रिमेंबर भी लिखा है मैंने, ध्यान रखना, तो इसे याद नहीं रखना है, ठीक। हमें क्या करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन है तो बता देता हूँ। जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na होता है। एक मॉलिक्यूल के लिए जब हम बात करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं, और जब एक मोल के लिए बात करते हैं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक। m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल और एटम। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने पे हमें 3 मेन टाइप की वेलोसिटीज मिलती हैं। कौन कौन सी, v मोस्ट प्रोबेबल, v RMS और v एवरेज। v मोस्ट प्रोबेबल मतलब 2RT/m, v मोस्ट प्रोबेबल मतलब 3RT/m और v एवरेज मतलब 8RT/m। तो ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें हम रिमेंबर याद रखेंगे, रिमेंबर दिस फॉर्मूले, ठीक। इन तीनों फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2RT/m है अंडर रूट में, अंडर रूट 3RT/m है और 8RT/m है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती क्या, अब इस बात को समझते। 3 फॉर्मूले तो हमने याद कर लिए, ज़्यादातर लोगों ने याद ही किए होंगे फॉर्मूले। कितने लोगों को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब पता है, मेरे को समझाओगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज द स्पीड और वेलोसिटी पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो वेलोसिटी पजेस कर रहे हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल कर रहा है। नाम से क्लियर हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो जिसकी
ऐसी वेलोसिटी जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल हो। सबसे ज़्यादा प्रोबेबल को कौन सी होगी, जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल पजेस कर रहे होंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2RT/m हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करने हमें, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, कोई तुमसे डेरिवेशन कराएगा नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी वी एवरेज इसके बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3 प्लस सो ऑन Vn/n। मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास 100 लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर 100 लोग दौड़ रहे हैं तो अगर हम एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, पर्सन 1 की वेलोसिटी प्लस 2 की वेलोसिटी प्लस 3 की वेलोसिटी प्लस 100 की वेलोसिटी डिवाइड बाई 100, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जो 100 लोग दौड़ रहे हैं, अगर उनमें से 40 लोग ऐसे हैं या 50 लोग या 60 लोग ऐसे मान लेते हैं, चलो 60 मान लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल करने के लिए, 60 लोग ऐसे हैं जो मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं है, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जो 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग वैसे ही दौड़ रहे हैं। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आती है 8RT/m। ठीक, अब बात आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एट ए गिवन टेम्परेचर। तो यानी कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर से लेके Vn स्क्वायर तक करेंगे, डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी Vrms का स्क्वायर, और इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आती है 3RT/m। तो इसे हम d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है PM/RT। भाई देखो d इक्वल टू क्या होता है, PM/RT होता है, तो RT/m की वैल्यू P/d निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, क्या आ जाए 3P/d हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 पाई इंटू P/d, और ये हो जाएगी 2P/d। P इसलिए लिखा, रो नहीं लिखा, वो P है, P प्रेशर है, D डेंसिटी है। ठीक, अगर हम कंपैरिजन करें वेरियस वेलोसिटीज का, तो हमें रामचंद्र जी की बात याद रखनी चाहिए कि RM मतलब राम, रैम जो कुछ कह लो, तो मैं ना वैसे राम ही, हम तो राम ही कहेंगे, कि जो रूट मीन स्क्वायर है वो ज़्यादा होगी किससे, V एवरेज से, और वो V मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होगी, यानी 1:0.92:0.82 आएगी। ठीक, अगर इसका रिवर्स कर दोगे तो 1:1.2:2.2 के लगभग आ जाती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और सेम गैस के लिए बात ट्रू है, ध्यान रखना ये बात ट्रू है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और सेम गैस के लिए ट्रू है। तो इसे हम रामचंद्र जी के नाम से ध्यान रखेंगे कि राम कह रहा है। ठीक है, नो ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात करें, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी का जब ग्राफ बनाया तो एक हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ट्रू है, किसी भी सैंपल के लिए ले लो, ये हमेशा ट्रू आता है। इसमें जो 67% है, जो वो रीज़न वो ये वाला होता है। मान लो अगर तुम अपने क्लास में ये स्टडी करोगी क्या पूरे सैंपल में कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो IIT में मतलब जब पेपर दे रहे हैं तो जिनके नंबर माइनस में 360 आ रहे हैं, माइनस में बहुत कम नंबर आ रहे हैं या प्लस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दोनों को ही देखो। तो जो बहुत कम लोग होंगे जिनके माइनस में नंबर आ रहे होंगे बहुत कम, और बहुत कम होंगे जिनके प्लस में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। ज़्यादातर सैंपल कहाँ पे फंसेगा, बीच में फंस जाएगा। तो इसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी कैसी है, बहुत कम है। ये मॉलिक्यूल बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हैं जो इस रीजन में लाई करते हैं, 67% वाले में। ये स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ है, इसके लिए कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल यहाँ लाई करेंगे, और वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अटेंड करते हैं उसे हम मैक्सिमम फ्रैक्शन जिसे अटेंड करा उसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी कौन सी हमारी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो वेलोसिटी जो है वो भी बहुत कम है, और वेरी हाई वेलोसिटी है वो भी बहुत कम है। ठीक, और इसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। अब अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएं तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ का हम क्या हो रहा है, नीचे आता जा रहा है। ठीक है, डिस्कशन का ही सवाल आता है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल सवाल नहीं आएगा। हम क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आता है। जब हम नीचे आता है तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर कैसे जज करेंगे कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1 आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दोज विच आर हैविंग वेरी लेस वेलोसिटी। ठीक, देख लो यहाँ पे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है ये, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो नंबर बढ़ता जाएगा, जिनकी कम है वो नंबर कम होता जाएगा। सिंपल बात है। और एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्राफ बिकम
फ्लैट यानी कि वो चपटा होता जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन नहीं करा, ये केवल रिवीजन वाला पॉइंट था, तो इसमें केवल हम लोगों ने थ्योरी रिवाइज किया है। अगर तुम कहोगे कि सर थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लिया करो, तो फिजिकल में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी उठा के सॉल्व करके रिवीजन क्लास में ही दिखा दूंगा, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक। रियल गैस की बात करते हैं। रियल गैसेस कौन सी होती है? रियल गैसेस वो होती हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती हैं। रियल गैस कौन सी हैं? जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो ना करें वो रियल गैस है। सिंपल बात है, बोलो भाई, ठीक। रियल गैस वो है जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो ना करें। अकॉर्डिंग टू केटीजी क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल फ्रैक्शन एज कंपेयर टू द सिलेंडर। ये बिल्कुल सही बात थी, नेग्लिजिबल फ्रैक्शन था, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे तो गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। समझ लो कि फुटबॉल के ग्राउंड में तुम खड़े हो तो तुम्हारा वॉल्यूम फुटबॉल के ग्राउंड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, लेकिन तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो सारी सीटें भर जाती हैं, तो वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रह जाएगा, ठीक। रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, ठीक। अकॉर्डिंग टू केटीजी क्या करा था? देयर इज नो इंट्रैक्शन। नो इंट्रैक्शन जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जब जरूर कुछ ना कुछ होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे कि उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्सन फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो केटीजी की ये भी बात सही नहीं है, ठीक। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमेशा चीज़ों को आइडियलाइज किया जाए, कोई भी चीज़ हो। रियल सोल्यूशन थे, हम उन्हें आइडियल बनाना चाहते थे, इसीलिए हेनरी के बाद राउल्ट आया। रियल गैस थी, हम उन्हें आइडियल बनाना चाहते, तो हमने क्या किया? आइडियल गैस इक्वेशन इंट्रोड्यूस की। तो हम क्या करेंगे? किसी भी रियल गैस को अगर हमें आइडियल बनाना है, क्या करना है? किसी भी रियल गैस को अगर हमें आइडियल बनाना है, तो उस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे? प्रेशर को जीरो की तरफ टेंड कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। जब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करने लगेगी, ठीक। जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करने लगेगी। बात समझ में आनी चाहिए मेरी, बिल्कुल आसानी से, ठीक। तो हम लोग रियल गैस को आइडियल कैसे बनाएंगे? रियल गैस को आइडियल बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। देखो, अगर प्रेशर कम हो, सपोज करो, तुम ऐसे बात करो, मेरी बात समझो कि अगर हम लोग पेपर देने जा रहे हो, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर बहुत बड़ा होगा, हम तेज़ी में होंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी, तो हमें अगर कोई टक्कर मार दे तो हम पहले लड़ेंगे कि पेपर देने जाएंगे? ऑब्वियसली पहले पेपर देने जाएंगे, लेकिन लौटते समय अगर कोई ऐसा करेगा तो पहले लड़ेंगे। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इंट्रैक्शन का टाइम बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से लड़ाई की पॉसिबिलिटी या इंट्रैक्शन का टाइम कम होने, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से लड़ाई करने का टाइम कम मिल पाता है। और जब प्रेशर कम होगा, मान लो 2 ही लोग हो कमरे में, तो लड़ने का, कमरे में क्या, हॉल में अगर 2 लोग हो तो लड़ाई का स्कोप कम है, 20 लोग हो तो लड़ाई का स्कोप कम है, 2 लोगों में कम है। तो आइडियली बिहेव करने के लिए क्या हो कि पार्टिकल को ये महसूस ही नहीं हो कोई दूसरा और है, तो हम कहेंगे क्या कि रियल गैस आइडियली बिहेव कर रही है। तो आइदर वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी will also increase and the molecule velocity also increases and therefore there is no time for interaction। तो हम प्रेशर कम करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे फॉर मेकिंग रियल गैस आइडियल, ठीक। अब द डेविएशन फ्रॉम द आइडियलिटी आर बेस्ट एक्सप्लेन बाई कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल बात शुरू होती है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो समझ में आसानी से आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पीएम रियल अपॉन पीएम आइडियल, पीएम रियल अपॉन पीएम आइडियल। तो अगर z की वैल्यू 1 है तो pm रियल, pm मतलब मोलर वॉल्यूम है, vm का मतलब क्या, मोलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड vm, ठीक। अगर z की वैल्यू 1 है यानी कि pm रियल और आइडियल सेम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। और pm आइडियल को हम लिख सकते हैं RT के बराबर फॉर 1 मोल, तो z की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, pm रियल अपॉन RT। इस फॉर्मूले की जहां जहां जरूरत पड़ेगी इसे हम लोग अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। अगर z लेस देन 1 है, भाई इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ध्यान से सुनना कि अगर z लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो क्या होगा, गैस इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। और z ग्रेटर देन 1 है, उल्टा लगता है, जब बड़ा है तो लेस कंप्रेसिबल है, लेस देन है तो ज्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है। कि z लेस देन 1 है तो मोर कंप्रेसिबल है, ग्रेटर देन 1 है तो लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। लेस देन 1 है तो मोर कंप्रेसिबल, ग्रेटर देन 1 है तो लेस कंप्रेसिबल। अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि 2 सिस्टम हमने लिए,
ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा तुम्हें एक बार में चमक जाएगा, कभी नहीं चमका होगा पिछले 10 सालों में, तब भी आज चमकेगा। मान लो कि गैस के हम पिस्टन से प्रेस कर रहे थे, गैस थी इसमें आइडियल गैस, इसे हम पिस्टन से प्रेस कर रहे थे, और इसमें रियल गैस थी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक, तो हमने पिस्टन को ऊपर से दबाना शुरू किया, ऐसे दबा रहे हैं पिस्टन को। आइडियल गैस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, तो हम जब पिस्टन को दबाएंगे तो गैस जितनी कंप्रेस हो सकती थी उतनी होगी कंप्रेस, क्योंकि गैस है कंप्रेस थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं कर रहा, तो ना तो पिस्टन को कोई ऊपर धक्का देगा ना नीचे अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर राइट वाले में जहां पे रियल गैस की बात हम कर रहे हैं, रियल गैस में जब हम पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैस पार्टिकल अपने आप पास आना शुरू करेंगे, तो तुम्हारा हाथ सडनली क्या करेगा, लैग कर जाएगा। तुम ऐसा करोगे घट से नीचे चला जाएगा एकदम। ठीक, इमेजिन करके देखो, तुम्हें लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं। ठीक, तो गैस क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल हो जाएगी, क्योंकि गैस अपने आप कंप्रेस होना चाहती है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं तो गैस बिकम्स मोर कंप्रेसिबल और Z बिकम्स लेस देन 1। ठीक, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाए तो देखो ये 4 ग्राफ मैंने बनाए हैं, CH4 के लिए, अमोनिया के लिए, हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए। सबसे पहले अमोनिया के लिए देखते हैं। जब प्रेशर की वैल्यू 0 थी तो देखो सारी गैसेस आइडियली बिहेव कर रही थी। यहाँ पे Z की वैल्यू 1 आ रही थी, सबके लिए आ रही थी वो, चाहे कोई सी भी गैस हो आ रही थी। अब हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले अमोनिया के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात तो समझ में आएगी। अब अमोनिया के लिए जब डिस्कशन है तो हमने जब प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा कि अमोनिया पार्टिकल पहले दूर दूर थे, उनमें आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना शुरू हुए, और पास होना शुरू होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन का H से जुड़ा H नाइट्रोजन के साथ H बॉन्ड बना सकता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने आप पास आ गए। तो हम पिस्टन सडनली लैग करेगा, जैसे ही पिस्टन लैग करेगा वो क्या होगा, वो पास आना चाहते थे और हमने भी उन्हें प्रेशर लगा के पास कर दिया, तो वो हम जितना तेजी से सोच रहे थे पास आएंगे वो उससे ज्यादा तेजी से पास आ गए, तो मोर कंप्रेसिबल हो गई। फिर हमें बहुत मजा आया, हमने और प्रेशर बढ़ा रहे तो वो और तेजी से पास आना शुरू हुए और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो मैक्सिमम कंप्रेस हो चुके हैं, मतलब सारे अमोनिया के पार्टिकल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं, वो लगभग लिक्विफाई होने की सिचुएशन में है। फिर हमने और ज्यादा कंप्रेस किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा और ऊपर की तरफ चलने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाएंगे, तो गैस मोमेंटरली आइडियली बिहेव करेगी, हमेशा नहीं। तो मैंने यही लिखा है, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस रीजन आर डोमिनेंट, इसलिए Z लेस देन 1 है। ठीक, यहां पे क्या लिखा है, दिस इज द पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन आर सेम, एट दैट मोमेंट द गैस बिहेव आइडियली। तो सिंपल सी बात लिखी है, बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल से बढ़िया से। ठीक, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, मजा आएगा सुन के। तो अगर मैं डिस्कशन की बात करूं तो डिस्कशन देखो ये लिखा मैंने, एज वी हैव इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द अमोनिया गैस बिकम मोर कंप्रेसिबल, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है इनमें, ये बात सरल सी है। ठीक, अब जब CH4 के लिए किया तो देखो CH4 में अमोनिया जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन CH4 का साइज बड़ा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। ठीक, तो CH4 में भी डिप आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना अमोनिया में आ रहा था। अरे भाई समझ में आ रहा, मान लो कि 2 लोग हैं यार, वो पास आना चाहते हैं और तुम लोग मतलब उन्हें पास करने की कोशिश करो तो अपने आप पास आ जाएंगे ना, लेकिन अगर 2 लोगों की लड़ाई हो तो उन्हें पास करने की कोशिश करो तो वो आपस में पास आएंगे नहीं ना। ठीक है, तो जो पास आना चाहता है उसे थोड़ा सा प्रेशर लगा दो, फट से पास आ जाएगा। अमोनिया केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसी और के केस में कुछ और हो सकता है। ठीक, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग बिहेवियर काम करेगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द H बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, बट स्टिल द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑपरेटिव, बट दे आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ग्राफ ने नेचर चेंज किया। अब अगर हमने प्रेशर फिर से बढ़ाया तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे ड्यू टू साइज। अब आइडियल सिचुएशन पे हम पहुंच गए थे, यहाँ पे हम आइडियल गैस पे यहाँ पे पहुंच गए थे। फिर हमने कही नहीं हम और मानेंगे, अब हम तो और लड़ाई लड़ेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी। अब गैस लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी जितनी तुम सोच रहे थे उसके कंपैरिजन में। पहले मोर कंप्रेसिबल थी, फिर मोमेंटरली आइडियली हुई, फिर लेस कंप्रेसिबल हो गई। ठीक,
तो जब वो ऊपर की तरफ चला तो क्या होगा, अमोनिया का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास आना चाहता, तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया, अब एक के ऊपर एक थोड़ी बैठेगा पार्टिकल, तो क्या होगा, उसके साइज की वजह से फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएंगे ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर डोमिनेंट ड्यू टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएंगे और z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो z लेस देन 1 पे था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, और ग्रेटर देन 1 पे फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा था। इन केस ऑफ CH4 मैंने CH4 के बारे में बात की कि CH4 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे विच आर ऑपरेटिंग, दैट्स व्हाई द गिवन प्रेशर CH4 इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू अमोनिया। द साइज ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया, इसीलिए क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और प्लस वाले रीजन में CH4 का ग्राफ ऊपर है, अमोनिया का नीचे है, देख लो था। जो Z ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में है उसमें CH4 का ग्राफ ऊपर है, अमोनिया का ग्राफ नीचे है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में उनका मास बहुत कम होता है, इसलिए उन पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करते हैं, मोलर मास पे काम करते हैं। तो मास कम होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कोई भी जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बहुत छोटा होता है, और उनमें केवल रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं, और उनके लिए हमेशा z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती, ऑलवेज लिखा है। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या थी, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन थी P + A by Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B इज इक्वल टू RT, या P + A n स्क्वायर by V स्क्वायर माइनस V n B इज इक्वल टू nRT, वेयर A and B आर वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट एंड दे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। अब इसमें दो टर्म आए, आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT थी, इसमें P प्लस कुछ आ गया, तो इसे हमने क्या कह दिया, ये है हमारा प्रेशर करेक्शन, और ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम करेक्शन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। कितने लोगों ने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को फील किया है, मेरे पढ़ाने से पहले कमेंट करना, और पढ़ाने के बाद भी कमेंट करना कि सर पहले ऐसा समझते थे अब हम ये समझते हैं। अगर कुछ मजा आए तो ही कमेंट करना यार, देखो मजा आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। वॉल्यूम करेक्शन क्या है, इन आइडियल गैस we are saying that the volume of the particle is negligible fraction of the volume of the container, but in reality it is not so, it is a measurable number। ठीक, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्टेड। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल। बड़ी कठिन बात है ये कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो गैस के पार्टिकल के मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में कहूं कि यू कैन मूव ऑन द फ्लोर एवरी कॉर्नर एंड एवरीवेयर एक्सेप्ट द प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग। जहां पे कोई खड़ा है या तुम खुद खड़े हो, उस जगह को छोड़ के तुम सब जगह मूव कर सकते हो। देख लो भाई ट्राई करके। तो तुम लोग हिंदी में बताए, जहां तुम खड़े हो वहां को छोड़ के तुम सब जगह मूव कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारे कमरे में बेड पड़ा है, तो तुम बेड के नीचे थोड़ी मूव कर जाओगे, तो बेड के नीचे वॉल्यूम खाली रह गया कि नहीं रह गया, ऊंचाई होती है बेड के, लेकिन तुम मूव तो नहीं कर सकते। तो दैट वॉल्यूम इज अवेलेबल बट नॉट फॉर द मूवमेंट ऑफ यू, तो दैट वॉल्यूम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ठीक, अब कैलकुलेशन फॉर वी विल कंसीडर ओनली बाईमोलिकुलर कोलिजन। हम लोग ये मान लेते हैं कि केवल बाईमोलिकुलर कोलिजन्स ही हैं जो होते हैं। ट्राईमोलिकुलर और टेट्रामोलिकुलर कोलिजन्स रेयर होते हैं, वो केवल कार्टून मूवीज में ही होते हैं कि डोरेमोन और नोबिता खेल रहे थे और आगे टकरा गए तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन से। इन जनरल तुमने ट्राईमोलिकुलर कोलिजन्स नहीं देखे होंगे। केमिस्ट्री में भी ट्राईमोलिकुलर कोलिजन्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, तो उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो अगर हम ऐसे ले लें मॉलिक्यूल इस तरह से ले लें कि एक मॉलिक्यूल ये था और एक मॉलिक्यूल ये था, ये दो मॉलिक्यूल थे, ये आपस में आके टकरा गए। ठीक, ये आपस में आके टकराए तो इसकी रेडियस r थी और इसकी रेडियस भी r थी। जब ये टकराए तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम 2r रेडियस का एक स्फीयर बना लें, क्या बना लें, 2r रेडियस का एक स्फीयर बना लिया, 2r रेडियस स्फीयर है ये, और हम कह रहे हैं कि इस स्फीयर में अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना तुम लोग, इसके बाद मजा ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाने लिखाने का। फिजिकल तो बहुत ही सुंदर होती है ना, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एडवांस तो ऐसे निकाल देंगे, 50-60 नंबर केमिस्ट्री में बहुत आसानी से आते हैं एडवांस में, है ना। पेपर भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। अगली क्लास में PYQ मैंने रोक दिया क्योंकि तुम लोग बहुत फिजिकल की डिमांड कर रहे थे,
और फिर वाला, क्योंकि हर वीडियो बनाने में यार मेरे को टाइम लगता है ना, और थोड़ा टाइम की किल्लत है, तुम्हारे पास भी नहीं, मेरे पास भी थोड़ा कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए ला सकूँ कंटेंट उतना ला रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया तो कोई दूसरे पार्टिकल के, अब इस पूरे रीजन में कोई पार्टिकल और नहीं आ सकता। जैसे अगर तुम्हें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बहुत बढ़िया समझना हो तो पंखे के ब्लेड देखो ऊपर, पंखे में 3 ब्लेड हैं या 4 ब्लेड होंगे तुम्हारे यहाँ, अच्छा महंगा पंखा होगा तो 4 ब्लेड होंगे या 3 ही होंगे, इन जनरल 3 होते हैं। जब वो मूव कर रहा होता है तो पंखे के ब्लेड के बीच में स्पेस है खाली, अभी ऑफ करके देखो तो खाली स्पेस दिखाई देगा, तो उस खाली स्पेस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम में पंखा जब चलने लगे तो क्या हम कुछ सामान रख सकते हैं कि यहाँ तो खाली है ना थी, पंखा तो मूव कर रहा है, वॉल्यूम तो खाली है, लेकिन वो वॉल्यूम में हम कोई सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो वो वॉल्यूम अवेलेबल तो है लेकिन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए अवेलेबल नहीं कि तुम अपनी उंगली डाल दो पंखे में कि लो हम तो अपनी उंगली डाल देते पंखे में, नहीं डाल सकते भाई, कट जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है आसानी से। तो वो वॉल्यूम अवेलेबल है बट नॉट फॉर यू, इट इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज अवेलेबल बट नॉट फॉर यू। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। इस स्फीयर का जो ये वाला वॉल्यूम तुम्हें दिख रहा है ये अवेलेबल तो है लेकिन इसमें कोई दूसरा पार्टिकल आ नहीं सकता क्योंकि ये पार्टिकल टकरा चुका है किसी और से। ये बिल्कुल ऐसा ही है, तुमने दो लोगों को कभी हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हुए देखा? इस तरह से गोल गोल घूमते हुए देखा ना? जब लोग गुजरात में गरबा खेलते तो हाथ पकड़ के लड़कियां घूमती गोल गोल ऐसे करके, लड़के भी घूमते हैं लड़कियां क्या। अब जब वो दो लोग घूम रहे हैं तो इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ है, यहाँ से दोनों लोग, एक बंदा इधर है एक बंदा इधर है, जब वो गोल गोल घूमते हैं तो इतने वॉल्यूम स्वाइप कर रहा है। अब उस सर्किल में, पूरे सर्किल में कोई और आ सकता है? पूरे सर्किल में कोई आ सकता? सोचो, नहीं आ सकता ना। जब वो घूम रहे, इमेजिन करो तुम कभी घूमे हो तो नहीं आ सकता। तो उन्होंने पूरा एक सर्किल स्वाइप किया। फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है कि एक बंदा जाता है थक। जब वो थक जाता है तो क्या करता है, वो अपने आप को पाइवॉट कर लेता, वो एक अपनी जगह को फिक्स कर लेता। अभी तक देखना इतना वॉल्यूम था, सर्किल का वॉल्यूम इतना था, लेकिन जैसे ही इस बंदे ने इसे पाइवॉट किया तो ये पूरा बड़ा सर्किल अब आएगा, इस तरह से आएगा। बड़ा सर्किल हो गया ना, साइज ऑफ सर्किल बढ़ गया ना। पहले रेडियस कितनी थी? आर और आर थी, तो R2R डायमीटर था, अब 2R रेडियस हो गई तो सर्किल का एरिया बढ़ गया। अब उस पूरे बड़े वाले एरिया में कोई नहीं आ सकता। फिर क्या हुआ भाई, मान लो कि तुम किसी छोटे बच्चे को ऐसी गोल गोल घुमा रहे हो, तो छोटा बच्चा तो क्या होता है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा रखा है सर्कुलर मोशन में कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बच्चे की टांगें धीरे धीरे जमीन में उड़ जाएंगी, फिर तुम बच्चे को गोल गोल घुमाओगे। तो बेसिकली तुम एरिया की जगह अब वॉल्यूम स्वाइप करने लगोगे। क्यों? क्योंकि बच्चा तो 3D में मूव कर रहा है, तुम उसे ऊपर नीचे सब जगह घुमा सकते हो और उस पूरे वॉल्यूम में कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल सेम यहीं पे हो रहा है। तो इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, क्या कहते हैं इसे? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर हम देखें तो हम कितना लिखेंगे? मजा आया हो तो भाई लोगों तक पहुंचा होगा ना। बढ़ नहीं रहे लोग, फिर से स्टैग्नेंट सा हो गया चैनल। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, थोड़ी मेरी मदद करोगे तो मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई इंटू 2R का होल क्यूब, क्योंकि अब 2R हमने ले लिया डायमीटर। तो ये फॉर 2 मॉलिक्यूल्स है, किसके लिए? फॉर 2 मॉलिक्यूल्स। फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, फॉर 1 मॉलिक्यूल बात करें तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी 1/2 इंटू 4/3 पाई इंटू 2R का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 4R क्यूब। तो इसे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख लें। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल आ गया और ये 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, तो ये 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। तो अगर हम बी ले रहे हैं फॉर 1 मोल तो यह आएगा 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम इंटू Na।
तो बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। बिल्कुल बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। बताना वही कमेंट करके कि कभी तुमने बी के लिए डिराइव किया, कभी सोचा ऐसे कि ये एग्जाम्पल भी सोचे जा सकते थे। सोचना ठीक है, क्या कहूँ, तुम लोग सोचते तो ही, तुम लोग अच्छे लोगों से पढ़े हो, हमें बताया। अब प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं, ये थोड़ा और मुश्किल है। प्रेशर करेक्शन क्या था, बाकी इसके बाद तो सब कहानी आसान है, पढ़ाने में भी आसान है और पढ़ने में भी आसान है, इस बात को समझना। ये टर्म हमारा प्रेशर करेक्शन था, ये था प्रेशर करेक्शन। अब देखना, रियल गैस और रियल मॉलिक्यूल्स और रियल लोग एक जैसे बिहेव करेंगे, आइडियल गैस, आइडियल मॉलिक्यूल और आइडियल पीपल एक जैसे बिहेव करेंगे। तो मान लिया कि हमने कंटेनर था, एक कंटेनर था, इसमें गैस पार्टिकल्स है बहुत सारे, तो इसमें जो बल्क में गैस पार्टिकल होगा उस पर सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन सब बैलेंस आउट हो जाएंगे। लेकिन उस पार्टिकल के बारे में सोचो जो जस्ट वॉल के बगल में है, उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बैलेंस करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और गैस की डेंसिटी रो मान ले, तो रो पार्टिकल टकरान पीछे भी है और रो पार्टिकल ही एट ए मोमेंट ऑफ टाइम टकराने भी जा रहे हैं। गैस की डेंसिटी रो मान ली, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। अब जरा ये सोचो कि मान लो तुमने मेंस का रिजल्ट तो देखा ही है, ठीक, करना मत ऐसा है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ हाथ जोड़ के, भैया करना मत ऐसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेंस का रिजल्ट देखा, तुम्हें लगा कि तुम्हारे आते चाहिए थे 99 परसेंटाइल, आए मान लो 96, तो तुम फ्रस्ट्रेशन में थे, अकेले कमरे में बैठे और तुम गए, तुमने तड़ाक से दीवार पे सर मारा जाके, कोई रोकने वाला नहीं, जितना फोर्स लगाना चाहो लगाओ, या सर नहीं मारा मुक्का मारा जाके, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर घर वाले हैं या दोस्त हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें सच्ची में प्यार करते हैं, वो क्या करेंगे, वो तुम्हें दीवार पे सर या मुक्का मारने से रोकेंगे? तो बेसिकली खींच रहे होंगे तुम्हें अपनी तरफ, तो तुम मुक्का तो मारोगे ही, क्योंकि वो तो तुम्हारा काम है मारना, वो तो तुम फ्रस्ट्रेशन में मारोगे, लेकिन तुम्हारी इंटेंसिटी मुक्के की या सर मारने की कम हो जाएगी क्योंकि लोग पीछे से खींच रहे होंगे। बिल्कुल सेम काम यहां पे हो रहा है। जितनी ताकत से मुक्का मारना चाहिए था उतनी ताकत से नहीं मार पाए, तो डिक्रीज इन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, डिक्रीज इन pressure on the wall of container is proportional to density। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कम होंगे। और ऐसे कितने लोग होंगे साइमल्टेनियसली, रो ही लोग होंगे जो वॉल पे प्रेशर लगा रहे होंगे। तो डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू रो, और ऊपर वाला क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेट डिक्रीज इन फोर्स कितना आ जाएगा, नेट डिक्रीज इन फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर। रो को लिख दें क्या, एन अपॉन वी का होल स्क्वायर, एन अपॉन वी को लिख दें वी एम स्क्वायर, तो इसे इक्वल टू लिख दें ए अपॉन वी एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्रेशर करेक्शन। और ए क्या बताएगा, ए बताएगा हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बताएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, greater will be the force of attraction and greater will be and easier will be liquefaction of gas। ठीक, liquefaction of gas। अब बात करते हैं डिस्कशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन का। व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है यानी कि कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं वी एम के कंपैरिजन में। वी कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू बी।
तो वी एम माइनस बी इज इक्वल टू वी एम हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी एम आ गया, आर टी से डिवाइड कर दिया तो पी वी एम बाई आर टी 1 माइनस ए अपॉन वी एम आ गया, तो पी वी रियल अपॉन पी डी आइडियल लिख दिया, उसे जेड की वैल्यू ए माइनस वी एम बाई ए 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी आ गई। और इसमें जेड देखो 1 से कम आ रहा है क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव नंबर है। और हमने क्या कहा था कि जब z लेस देन 1 होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तो बिल्कुल ए आ गया यहाँ पे, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ए बाई वी एम को हम नेग्लेक्ट कर सकते होंगे, तो ए बाई वी एम को नेग्लेक्ट कर दिया तो पी वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो गया। सॉल्व किया तो पी वी एम इक्वल टू आर टी प्लस पी वी आ गया, और फिर आर टी से डिवाइड करके जेड की वैल्यू 1 प्लस पी वी बाई आर टी आ गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइज को रिप्रेजेंट कर रही है कि बी आ गया, यानी कि साइज आया। जब प्रेशर ज़्यादा है तो साइज रोल प्ले करेगा विद रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, ज्यादा साइज का रोल होगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन के केस में बी बहुत छोटा है, तो मतलब जो मास बहुत कम है तो उनका जो प्रेशर होगा, उनके मास बहुत कम होने के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि ए की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी, तो उनके लिए जो ग्राफ होगा हमेशा वो z ग्रेटर देन 1 ही आएगा। देख लो ध्यान से, एक बार में है, इसे ज़्यादा एलेबरेट करने की जरूरत नहीं, जो काम की बात है वो मैं एलेबरेट कर चुका हूँ, ठीक। अब इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को हम क्रिटिकल फिनोमेना कहते हैं। फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस वी नीड टू डिक्रीज द टेंपरेचर एंड इंक्रीज प्रेशर, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए और प्रेशर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। ऑन डिक्रीजिंग द टेंपरेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई दे कैन बी इजीली लिक्विफाई। द काइनेटिक एनर्जी, द टेंपरेचर ऑफ द गैस शुड मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल टेंपरेचर। क्रिटिकल टेंपरेचर क्या, इट इज द टेंपरेचर एज it is defined as the characteristic temperature for a given gas below which a gas can be easily liquefied by increasing the pressure। अगर हम लगातार प्रेशर को बढ़ाएं तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, एंड अबव विच, उसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, हम चाहे कितना भी प्रेशर, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक। फॉर N2 जो होता है वो -78 है, और इसके लिए कितना है 31.2 है। TC की वैल्यू 8A/27 RB के बराबर होती है। क्रिटिकल प्रेशर जो होता है, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, और इसकी वैल्यू A/27B² होती है। और क्रिटिकल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, इसकी वैल्यू 3B होती है। क्रिटिकल कंडीशन में Z की वैल्यू PCVC/RTC होती है, तो हमेशा 3/8 आई, यानी Z हमेशा लेस देन 1 आएगा, ठीक। एक यार एंड्रूज आइसोथर्म मैंने नहीं पढ़ा है, एंड्रूज आइसोथर्म को एक बार ही देख लेना, पढ़ के समझ में आ जाएगा। सरल होता है कि उसमें जो लाइंस होती हैं उनमें कब कब, जब ऊपर होगा तो हमेशा गैस जो लाइन टच कर रही होगी हमको, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उस पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और जब आगे बिल्कुल चले जाएंगे, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो केवल लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, ठीक। प्रेशर कम पे गैस, प्रेशर ज़्यादा पे लिक्विड। बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द गैस बिहेव्स आइडियली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, तो TB की वैल्यू A/B² होती है। वेपर प्रेशर हम जानते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो लिक्विड सोल्यूशन पढ़ने के लिए काम आएगा हमारे। और इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एवपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो उस पर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन द मैक्सिमम वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड बाय सैचुरेटेड एयर, ठीक। तो RH की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ड्यू पॉइंट वो होता है जिसपे, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द गैस अंडर गिवन कंडीशंस बिकम सैचुरेटेड। तो ड्यू पॉइंट जब अगर 100% RH 100 हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। उस टाइम पे क्या होगा, यूनिटी। RH जब ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ एवपोरेशन भी कम होता है। ह्यूमिड एयर ज़्यादा स्पीड और साउंड के लिए ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है ह्यूमिड एयर में, इसीलिए हमें रात में ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ सुनाई देती है दिन के अपेक्षा, और ह्यूमिड एयर लेस डेंस होती है ड्राई एयर से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज वाइल एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। पेलोड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानते हैं, हॉट एयर बलून्स के लिए यूज करते हैं। तो पेलोड क्या होता है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून माइनस द सम ऑफ मास ऑफ बलून प्लस एयर फिल्ड इन इट एंड अदर मासेस इफ एनी। इसके बाद हमने विरियल इक्वेशन को अगर देखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। विरियल इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू RT1 प्लस B1 अपॉन V प्लस B2 अपॉन V² प्लस, इस तरह से विरियल इक्वेशन होती है। विरियल इक्वेशन पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका जो सेकंड टर्म होता है वो केवल, फर्स्ट टर्म नेग्लेक्ट्स ऑल कोलिजन्स, नेग्लेक्ट
all the collisions. B1 neglects all bimolecular collisions. No, neglect नहीं, considers only bimolecular collisions. Considers only all bimolecular कोलिजन्स। और हायर टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं, तो वेरियल इक्वेशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए उसे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक क्वेश्चन आया था वो बहुत आसान था, मैं इसे ला के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गैस रेडियोमेट्री पे पहुंच जाते हैं। गैस रेडियोमेट्री में क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है। तो जैसे हम कहते हैं 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O, वैसे हम कह सकते हैं n मोल्स ऑफ H2 प्लस n/2 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स n वॉल्यूम। तो इसे अगर हम सीधे सीधे लिख दें तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर हेलोजन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CXHY को अगर हम O2 से ट्रीट कराते हैं तो 1 वॉल्यूम से x प्लस y/4 ट्रीट होता है, और इससे x वॉल्यूम और y/2 वॉल्यूम बन जाते हैं। रेडियोमेट्री इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैसियस सब्सटेंस एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ द गैस। तो ये अलग अलग इक्वेशंस को अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन की जगह कोई ऐसा ले लें जिसमें ऑक्सीजन हो, तो रिएक्शन को बैलेंस करना तो काफ़ी आसान काम है, तुम बैलेंस तो कर ही लोगे, मानता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेना, इन्हें बैलेंस हो जाएंगी रिएक्शन, सिंपल है। अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन के केस में N2 बनती है, और वी विल मेजर द वॉल्यूम आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड कूलिंग एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज मेजर्ड। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस रिएक्टेंट बिफोर एक्सप्लोजन एंड टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक। और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन जो गैस में आएगा वो आएगा किसी सोल्यूशन या किसी मेथड से चेक करने से। जैसे अगर हम गैस का नाम बताएं और एब्जॉर्ब किससे होंगी, जैसे SO2, Cl2 और CO2 टाइप की गैसेस हैं, ये बेसिस से होंगी क्योंकि ये एसिडिक गैस है, तो ये क्या करेंगे, बेस एब्जॉर्ब कर लेंगे। O2 एब्जॉर्ब होती है पायरोगैलॉल सॉल्यूशन से, इसे याद रखेंगे कि पायरोगैलॉल सॉल्यूशन से याद एब्जॉर्ब होती है। O3 एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटाइन ऑयल से। NO एब्जॉर्ब होती है FeSO4 सॉल्यूशन से, और CO एब्जॉर्ब होती है कॉपर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से। तो ये गैसें हम याद रखेंगे, और इससे हम लोग रेडियोमेट्री के भी सवाल आराम से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग करेंगे PYQs, और एक पेपर सॉल्विंग वाला वीडियो रह गया, वो भी बिल्कुल जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हो सकता है कि कल ही तुम्हारे पास आ जाए। PYQs को रोक दिया, PYQ भी मैं लगा दूंगा कल परसों में, सारा खत्म करूंगा यार, क्योंकि अब बहुत सारे चैप्टर ले लिए, मेरे को लग रहा है तुम्हारे पास प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। मैं तो पढ़ा दूंगा मान लो एक बार खींच के, लेकिन तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी इस बात से, तो इसलिए वो दिक्कत ना आए इसलिए मैंने चैप्टर्स को अलग अलग करके थोड़ा सा बढ़ाया है। तो डेली थ्योरी वाला वीडियो आएगा ही आएगा, जिससे तुम्हें थ्योरी रिवाइज हो जाए और तुम सवाल लगाते रहो, और मैं उसके सोल्यूशंस भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।